हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो बच्चों, हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स में अभी प्रीवियस वीडियो में ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझा और उसका फॉर्मेट किस तरह से बनेगा, क्या क्या चीज़ें आएंगी, वो सब समझा। अब बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशंस। तो चलिए बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आगे। क्या बोल रहा है? स्टेट वेदर फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स आर कैपिटल और रेवेन्यू इन नेचर। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये सब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में बच्चों पढ़ा है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ जाके देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा रिवीजन करवा देती हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बच्चों क्या होता था? ऐसा खर्चा जो जिसका बेनिफिट आपको सालों साल मिलने वाला है, सिर्फ एक साल तक नहीं, लॉन्ग टर्म मिलने वाला है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट आपको बस इसी साल एक फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो भी लॉन्ग टर्म वाले खर्चे हैं वो आपके इधर आ जाएंगे और रेवेन्यू में जो आपके शॉर्ट टर्म खर्चे हैं, ठीक है, वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। चलिए एक एक देखते जाते हैं बच्चों, और आप लोग पहले ही सोचते जाइए कि कौन सा एक्सपेंस होगा। फर्स्ट पॉइंट है सेकेंड हैंड कार वॉज परचेस्ड फॉर अ सम ऑफ 1 लाख। तो हमने एक सेकेंड हैंड कार खरीदी, मतलब असेट खरीदा 1 लाख रुपए का, एंड 10,000 वॉज स्पेंट ऑन इट्स ओवरहॉलिंग। ओवरहॉलिंग मतलब उसको वापस से रिकंडीशनिंग करवाई, उसको वापस रेडी टू यूज कंडीशन में लाने के लिए 10,000 रुपए का खर्चा हुआ। तो बच्चों अब यहाँ पर टोटल एक्सपेंस कितने का हुआ है? 1,10,000 का, और ये पूरा का पूरा खर्चा हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। Total expenditure of 1,10,000 is capital expenditure because a sum of 1 lakh was spent on a capital asset. ठीक है, लॉन्ग टर्म कार ऐसा तो नहीं कि बस एक साल यूज करोगे और आप बेच दोगे। ठीक है, तो उसको आप लंबे समय के लिए लिया है अपने कार को। ठीक, तो हमने इसीलिए इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, और क्योंकि असेट को अक्वायर करने के लिए, उसको रेडी टू यूज करने के लिए ये हमें 10,000 का खर्चा करना पड़ा, तो ये भी हमारी असेट की कॉस्ट में ही जुड़ता है, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। A sum of rupees 1 lakh was spent on a capital asset while another 10,000 was spent for making the capital asset ready for use. ठीक है, और 10,000 रुपये उसको रेडी टू यूज करने के लिए खर्चा करना पड़ा। चलिए, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, 25,000 पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू मशीन। तो अब नई मशीन खरीदी है, उसको इंस्टॉल करवाने के लिए 25,000 रुपये देने पड़े, तो मतलब रेडी टू यूज कंडीशन में लाने के लिए उसको ये खर्चा करना पड़ा, तो ये भी हमारा असेट की कॉस्ट में जुड़ेगा, मतलब ये हमारा क्या होगा बच्चों? कैपिटलाइज होगा, मतलब ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग द न्यू मशीन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज द अमाउंट स्पेंट इज अप टू द पॉइंट व्हेन द असेट इज रेडी फॉर यूज। तो अब आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। चलिए, रिपेयर्स फॉर 5,000 नेसेसिटेटेड बाय नेग्लिजेंस। तो नॉर्मली बच्चों हम ऑलरेडी मशीन को यूज़ में थी हमारी, उसके नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए हमें 5,000 रुपये का खर्चा करना पड़ा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रिपेयर चार्जेस आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिंस दे आर फॉर मेंटेनिंग एन असेट एंड नॉट फॉर इम्प्रूविंग द असेट। तो असेट को इम्प्रूव करने के लिए नहीं हो रहा है, असेट को बस मेंटेन करने के लिए हो रहा है, इसलिए हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। चलिए, कॉस्ट ऑफ एनुअल टैक्सेस पेड एंड द एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द कार मेंशन्ड अबव। अब जो कार हमने सेकेंड हैंड खरीदी थी, ठीक है, उसके लिए हमें कुछ उस पर टैक्सेस, एनुअल टैक्सेस देने पड़े, कुछ एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ा, तो ये सब बच्चों क्या हो जाएगा? एनुअल टैक्सेस एंड इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द कार आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये तो हर साल होंगे। हर साल आपका इंश्योरेंस प्रीमियम आपको भरना पड़ेगा, हर साल इंश्योरेंस को रिन्यू करवाना पड़ेगा, हर साल आपको टैक्सेस भरने पड़ेंगे, तो ये आपका एक एनुअल एक्सपेंस है जो आपको हर साल करते रहना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज दे डू नॉट ऐड टू द वैल्यू ऑफ द कार। वो कार की वैल्यू में कोई भी एडिशन नहीं कर रहे हैं, है ना, और उनका जो बेनिफिट है वो एक ही साल में पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? क्योंकि आपने अगर इंश्योरेंस भर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये आपका 5-6 साल चलने वाला है, ये इस एक साल का ही एनुअल इंश्योरेंस है। आ रहा है समझ में? तो ये एक साल में एग्जॉस्ट हो जाएगा। सेम जो टैक्सेस आपने भरे हैं वो एक साल के भरे, तो वो एक साल के अंदर उसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो आपको अगले साल फिर से इसको भरना पड़ेगा। ये आपका क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आ रहा है समझ में किस तरह से लॉजिक आपको लगाना है? चलिए, कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग ऑफ द ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर। तो बच्चों एसी खरीदा, असेट खरीदा, सिंपल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंडिचर विल बी अवेलेबल फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। ये सिर्फ एक साल के लिए नहीं लिया एसी, लंबे समय के लिए लिया है, ठीक है, तो इसका बेनिफिट हमें काफ़ी सालों तक मिलने वाला है।
आ रहा है समझ में? चलो ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देख लेते हैं। स्टेट वेदर फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स आर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। यहाँ पर भी यही करना है। चलो, कस्टम ड्यूटी पेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ अ मशीनरी। तो अगर कोई मशीन हम लेकर आ रहे हैं बाहर से, ठीक है, उसको अभी रेडी टू यूज़ कंडीशन में आई नहीं है, बट उसको हमें फैक्ट्री तक जब हम बाहर से लेके आए, इंडिया लेकर आए, अपनी कंट्री में लेके आए, तो हमें उस पर ड्यूटी पे करनी पड़ी, कस्टम ड्यूटी। तो वो अभी तक रेडी टू यूज़ कंडीशन में लाने के लिए खर्चा हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कस्टम ड्यूटी पेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ अ मशीनरी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज इनकर्ड फॉर द एक्विजिशन ऑफ अ न्यू एसेट। नया एसेट एक्वायर करने के लिए ये आपको खर्चा करना पड़ रहा है, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। वेजेस पेड इन कनेक्शन विद द इरेक्शन ऑफ अ न्यू मशीनरी। अब अगर एक नई मशीनरी को हम खड़ा कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके लिए जो वेजेस दे रहे हैं वो क्या हो जाएंगी, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। वेजेस पेड इन कनेक्शन विद द इरेक्शन ऑफ अ न्यू मशीनरी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज इन कनेक्शन विद द एक्विजिशन ऑफ अ न्यू एसेट। ये भी हो गया। 5000 स्पेंट ऑन रीपेंटिंग द फैक्ट्री। फैक्ट्री ऑलरेडी बनी हुई है, सब पेंट वेंट सब हो चुका है, अब बस नॉर्मल मेंटेनेंस या रिपेयर्स के लिए हमें उसको एक बार फिर से रीपेंट करवा रहे हैं। ठीक है, कुछ साल बीत गए, उसके बाद ऐसा लगा कि हाँ थोड़े बहुत पेंट उखड़ रहा है तो रीपेंट करवा रहे हैं। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, क्योंकि ये किसी असेट से रिलेटेड नहीं है, नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा है। तो 5000 स्पेंट ऑन रीपेंटिंग द फैक्ट्री इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट हैज़ बीन इनकर्ड टू मेंटेन द फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए खर्चा किया गया है। चलो नेक्स्ट, रिपेयर्स फॉर 2000 नेसेसिटेटेड बाय नेग्लिजेंस ऑफ एन ऑपरेटर ऑफ मशीन। तो रिपेयर्स 2000 रुपए के थे, जो मशीन ऑपरेट कर रहा था उसने शायद कुछ इग्नोर कर दिया, उसने ध्यान नहीं दिया, तो थोड़ी सी खराबी आ गई, तो उसके 2000 रुपए का रिपेयर हुआ। तो बच्चों ये कब हुआ, जब मशीन ऑलरेडी यूज़ में थी। तो मशीन को छोटे मोटे जो रिपेयर या मेंटेनेंस के लिए खर्चे लगते रहते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रिपेयर्स फॉर 2000 नेसेसिटेटेड बाय नेग्लिजेंस ऑफ एन ऑपरेटर ऑफ मशीन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिंस इट हैज़ नॉट इम्प्रूव द असेट मशीन इन एनी वे। उसने मशीन की परफॉर्मेंस कैपेसिटी को बढ़ाया नहीं है, जो थोड़े बहुत जो खराब हो गया था उसको बस सुधारा है। आया समझ में? ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। 10,000 पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, तो 10,000 रुपये आपने इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हुआ, तो ये आपका बच्चों क्या होता है, ये एनुअल खर्चा होता है, एक तरीके से 1 साल का ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो 10,000 पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। आया समझ में? तो इलस्ट्रेशन 2 तक आपने ये समझ लिया कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का किस तरह से आपको चीज़ें पहचान के बताना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एक चीज़ बच्चों आपका छोटा सा होमवर्क है जो एग्जाम में आपका आ सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनके बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको वैसे तो पता है बट एग्जाम में किस तरह से आपको क्या पॉइंट्स लिखने हैं वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको कॉन्सेप्ट तो पूरा पता है इसका, क्लियर है? चलिए, तो ये रिव्यू करो, थोड़ा सा देखो समझो, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने पे आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 से अभी आपने सिर्फ फॉर्मेट और कॉन्सेप्ट समझा था, अब आप ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे बनाना है, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो भी आप देखेंगे। चलिए, तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज। तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स दी हुई हैं, इससे हमें क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट। क्या क्या दिया है, स्टॉक 1 अप्रैल 2019, तो 1 अप्रैल को स्टॉक हमारा कितना था, ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। 1 अप्रैल 2019 को जो स्टॉक दिया है वो ओपनिंग स्टॉक हो गया। वेजेस दिया है, सेल्स, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, फ्रेट इनवर्ड्स, परचेजेस, कैरेज इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2020 वॉज वैल्यूड एज एट 2 लाख। ऑल्सो पास द क्लोजिंग एंट्रीज। तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाना ही है, लेकिन उसकी क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है। बहुत ईजी है, कुछ भी घबराने की बात नहीं है, बस आप देखो। तो सबसे पहली चीज़ ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चों किस तरह से बनेगा, एक बार देखो फॉर्मेट। तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, इस तरह से आप लिखोगे, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ठीक, चलो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक। तो 2 ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आ जाएगा आपका, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे, 1 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या देखा था हमने, क्या आता है, परचेजेस। तो परचेजेस कितने हैं, 10 लाख, तो 2 परचेजेस 10 लाख।
उसमें से हम क्या माइनस करते हैं बच्चों, परचेज रिटर्न। तो 80,000 रुपये है हमारा रिटर्न आउटवर्ड, माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा अब आपका परचेजेस, नेट परचेजेस 9,20,000। तो 9,20,000 बच्चों क्या हो गया आपका नेट परचेजेस। आया समझ में? चलो नेक्स्ट, और डेबिट साइड पे क्या क्या आएगा, वेजेस 50,000, ठीक है, लिख लो वेजेस 50,000। और क्या आएगा, फ्रेट इनवर्ड 5,000 आएगा, ठीक है। ये आपके फ्रेट और कैरेज इनवर्ड्स जो है, ये सब आप जो परचेज करो, इनवर्ड्स लिखा है ना, मतलब जो इनवर्ड हम गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है, उस पर हम ये ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं, इसीलिए ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो वेजेस, कैरेज इनवर्ड और फ्रेट इनवर्ड, ये सब आपके क्या हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है इतना? तो ये आपने लिख लिए। अब क्या है आपका सेल्स 15,50,000, तो ये बच्चों डायरेक्ट इनकम है आपकी, क्रेडिट साइड पे आ जाएगी 15,50,000। उसमें से आपका रिटर्न इनवर्ड 50,000 माइनस हो जाएगा, तो आपके अब क्या आ जाएगी नेट सेल्स। तो नेट सेल्स आपकी कितनी हो गई, 15,50,000 माइनस 50,000, दैट इज 15 लाख। और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है बच्चों, 2 लाख रुपए, तो ये भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। अब देखो आपका क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 17 लाख। 17 लाख में से आप जब ये सारी चीज़ें डेबिट साइड के माइनस करोगे तो आपका बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे निकल जाएगा क्या, 6,15,000। और ये आपका क्या निकल जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आपका इनकम साइड इज ग्रेटर देन द एक्सपेंस साइड, सो क्या आपका निकलेगा, प्रॉफिट। तो आप यहाँ पे लिख दोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। आ रहा है समझ में बच्चों? कितना सिंपल था ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, देखो, ठीक है। अब इसकी क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी है, कुछ भी नहीं करना। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है यहाँ पर, इन कारणों से हो रहा है, तो बस ट्रेडिंग अकाउंट को कर दो डेबिट, ये कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। और डेबिट साइड की सारी चीज़ें लिख डालो, ठीक है। क्या क्या है, 10 लाख रुपए परचेजेज है, तो 10 लाख रुपए आप लिख दो परचेजेज में। ओपनिंग स्टॉक है आपका 1 लाख, वो भी लिख दो, ठीक है। वेजेस 50,000 लिख दो, और कैरेज इनवर्ड्स 10,000 लिख दो, ठीक है। और 5,000 क्या लिख दो, फ्रेट इनवर्ड, ठीक है। और बच्चों देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे ये चीज़ माइनस हो रही है, मतलब अगर ये माइनस हो रही है तो मतलब ये यहाँ डेबिट साइड पे करेंगे तो ये प्लस होगी। आ रहा है समझ में? जैसे यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड है, ठीक है, तो ये परचेज रिटर्न है, क्लियर है। तो ये अगर डेबिट साइड पे इसको हम माइनस कर रहे हैं, मतलब इसका इफेक्ट कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड पे आ रहा है। और ये हम लोग कर रहे हैं क्रेडिट साइड पे माइनस, तो इसलिए इसको हम कहाँ पे ले लेंगे, डेबिट, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे फ्रेट रिटर्न इनवर्ड भी आ जाएगा। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो, क्या, देखो जब ट्रायल बैलेंस बनाया होगा तो बेसिकली और कोई एंट्री नहीं बल्कि ये एंट्री है कि ट्रायल बैलेंस में ये सारे जो लेजर अकाउंट्स हैं इन सबका क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। सेल्स रिटर्न भी उसमें से ऐसा है जिसका कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट। अब बच्चों हम उसको मार रहे हैं, वो सारी चीज़ों को मार के कहाँ ले जा रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो अब अगर जिन भी सारे आइटम्स के डेबिट बैलेंस है उन सबको मारेंगे तो मारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको क्रेडिट। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हमने जो जिनके भी डेबिट बैलेंसेस हैं ट्रायल बैलेंस में उन सबको हमने क्रेडिट कर दिया और उनका टोटल कहाँ पे डेबिट कर दिया, ट्रेडिंग अकाउंट में। आया समझ में? तो जितने भी खर्चे और ये सब चीज़ें इनके डेबिट बैलेंसेस होते हैं तो इसलिए ये मर रहे हैं और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे आ रहे हैं। आ रहा है समझ में? सिमिलरली अब जो चीज़ों का क्रेडिट बैलेंस होगा ट्रायल बैलेंस में, ठीक है, जिन भी खर्चों का या जिन भी इनकम का क्रेडिट बैलेंस होगा, खर्चों का तो क्रेडिट बैलेंस होगा नहीं, तो जो भी चीज़ों का आइटम लेजर अकाउंट्स का आपका क्रेडिट बैलेंस होगा तो उनको मारना है, तो उसको मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो उनको आप कर दो डेबिट। जैसे आपका सेल्स कितना है, 15,50,000, क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा ट्रायल बैलेंस में, उसको मारेंगे हम, डेबिट कर देंगे, ठीक है। और आपका रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न का भी बच्चों क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको मार के लेके जाना है तो 80,000 रुपये डेबिट कर देंगे, ठीक है। और टोटल आपका कितना ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने सारी चीज़ें ट्रांसफर कर दी। अब क्या क्या बचा है देखो, बस क्लोजिंग स्टॉक बचा है और ग्रॉस प्रॉफिट बचा है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक को भी मार दो,
तो क्लोजिंग स्टॉक को मारने की क्या एंट्री होगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू ट्रेडिंग अकाउंट। मार रहे हैं मतलब क्या, मार के ट्रेडिंग अकाउंट में ले जा रहे हैं। आ रहा है समझ में, क्योंकि अब पूरी समरी बन रही है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ठीक है। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट ये आपकी हो जाएगी क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री, रिकॉर्ड करने की एंट्री। अब बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है 6,15,000 इसका क्रेडिट बैलेंस है। इसको अगर आपको मारना है तो मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। और कहाँ पे ट्रांसफर करके ले जा रहे हो, मार के प्रॉफिट एंड लॉस में। तो पीएनएल को क्या करोगे, क्रेडिट, और इसको मारने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,15,000। बस इतना सिंपल है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा ट्रेडिंग अकाउंट जो है क्लोज हो गया। उसका जो निचोड़ है दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट, फिर वो जिसका पूरा निचोड़ है वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया। इतना सिंपल है ये, बस यही लॉजिक है और कुछ नहीं है। क्लियर है? तो इसको एक बार रिव्यू कर लो, इस इलस्ट्रेशन को। यहाँ पर हमारा इलस्ट्रेशन 3 खत्म होता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इलस्ट्रेशन 3 हो गया, अब इलस्ट्रेशन 4 पे आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। तो बच्चों ये सारे बैलेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है, हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2019 मतलब वापस वही ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है। सेल्स रिटर्न दिया है, सेल्स, वेजेस, परचेजेस, परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स, फ्रेट इनवर्ड्स, और क्लोजिंग स्टॉक 20,000। ये सारी चीज़ें दी है। चलो अब फटाफट ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चों क्या आ जाएगा, टू ओपनिंग स्टॉक 10,000, ठीक है। फिर क्या आएगा, परचेजेस आएगा 2 लाख माइनस परचेज रिटर्न 2,500। तो लिख लो, टू परचेजेस 2 लाख माइनस परचेज रिटर्न 2,500, 1,97,500 आपकी क्या हो गई, नेट परचेजेस। चलो इसके बाद वेजेस लिख लो 11,000 रुपये, ठीक है। तो वेजेस आ जाएंगे 11,000। कैरेज इनवर्ड्स 1,500, कैरेज इनवर्ड्स 1,500। अब बच्चों जो कैरेज आउटवर्ड्स होता है 3,000 रुपये, ये कभी भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता। क्यों? क्योंकि गुड्स को बनाने से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये जो खर्चा हो रहा है ये कब होता है, जब आप सेल वगैरह कर रहे हो और तब ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है, ठीक है। तो गुड्स को बनाने से, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक बनने का जो सफ़र है, ठीक है, रॉ मटेरियल लाने से फिनिश गुड बनने तक का सफ़र, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। तो ये एक्सपेंस आपका इसलिए कहाँ चला जाएगा, पीएनएल में, क्योंकि ये गुड्स को बनाने से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। क्लियर है? हाँ, लेकिन जितने भी इनवर्ड्स हैं, कैरेज इनवर्ड्स, फ्रेट इनवर्ड्स, ये सब गुड्स को बनाने से रिलेटेड है, इसीलिए आप इसको लोगे। तो फ्रेट इनवर्ड्स भी ले लोगे 2,500, कैरेज आउटवर्ड्स आप नहीं लोगे, ये सीधे पीएनएल में जाएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। तो फ्रेट इनवर्ड्स भी ले लिया 2,500। चलो अब क्या बचा, अब क्रेडिट साइड का आइटम्स बचे। तो सेल 2 लाख माइनस सेल्स रिटर्न 5,000, तो सेल्स 2 लाख माइनस 5,000, तो 1,95,000 आपका नेट सेल्स आ गई। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है बच्चों, 20,000 रुपये, तो 20,000 आपका आ गया क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब देखो डेबिट साइड टोटल कितना आ रहा है, 222,500। इसमें से जब आप ये सारी चीज़ें माइनस करोगे तो आपका यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा, दैट इज 7,500। मतलब क्या हो गया, आपका डेबिट साइड वॉज ग्रेटर, मतलब खर्चे ज़्यादा हुए हैं, इनकम कम हुई है, मतलब क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, ग्रॉस लॉस 7,500 का, जो कि हम इवेंचुअली कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और यहाँ पे नोट लिख देना एक, कैरेज आउटवर्ड्स बीइंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो आपने देखा कैरेज आउटवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इट विल बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड विल नॉट बी considered while preparing trading account। आया समझ में? ठीक है, ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4, बड़ा ही सिंपल सा था, इजी सा था। अब आपको ट्रेडिंग अकाउंट में देखना कहीं ना कहीं बढ़िया कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अब बच्चों एक छोटी सी चीज़ मेरी ध्यान से और सुन लो, क्या आप पूरे इलस्ट्रेशंस और पूरे क्वेश्चंस फाइनल अकाउंट्स के जब हो जाएंगे,
आप साइड बाय साइड मार्क करते हुए चलो कि इन पॉइंट्स में ये मुझे एक बार में क्लिक नहीं हुआ, या ये मुझे थोड़े पॉइंट्स ऐसे डिफिकल्ट लग रहे हैं जो मुझे लग रहा है एग्जाम के एक दिन पहले देखना पड़ेगा, तो उन पर आप स्टार मार्क करते हुए चलो। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, अपना कुछ साइन बना लो। तो सिर्फ वही पॉइंट्स एग्जाम के एक दिन पहले एक बार रिव्यू कर लेना, तो उससे क्या होगा, आपका पूरा रिविजन हो जाएगा। और इस पूरे चैप्टर में कुछ 2-3 क्वेश्चन ऐसे मार्क कर लेना जो फुल फ्लेज आप सॉल्व कर लो, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। क्योंकि एग्जाम में एक दिन 2 दिन पहले आपको 50 क्वेश्चन करने का टाइम नहीं रहेगा, इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मार्क करते हुए चलो, ठीक है। तो इसके भी बच्चों जो भी आपको पॉइंट्स ऐसा लग रहा है कि आपको याद नहीं रहेंगे, आपको एक बार रिव्यू करना पड़ेगा एग्जाम के पहले, उनको आप स्टार मार्क कर लो या इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए तो इसको रिव्यू करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। चलिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, क्या क्या दिया हुआ है। अब बच्चों परचेजेस इकट्ठा ना देके उन्होंने अलग अलग दे दिया, तो हमें कोई डरने की बात नहीं है, हम दोनों को टोटल कर लेंगे। कैश परचेजेस 1.5 लाख, क्रेडिट परचेजेस 9 लाख, ठीक है। तो परचेजेस इन टोटल आपकी कितनी हो गई, 10,50,000। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल रिटर्न कितना हुआ आपका 20,000। कैश सेल्स 1,60,000, क्रेडिट सेल्स 11 लाख, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न 10,000 के, फ्रेट इनवर्ड 3,000, कैरियज इनवर्ड 3,000, वेजेस एंड सैलरीज 4,000, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक का बस एक छोटा सा ट्विस्ट दिया उन्होंने, क्या, क्लोजिंग स्टॉक वॉज ₹88,000 एट कॉस्ट, ठीक है, बट इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट वैल्यू वॉज 84,000। तो बच्चों एक छोटी सी चीज है, एक छोटा सा रूल है, ठीक है, वो आप डिटेल में आगे जाके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन अभी आप बस इतना याद रख लो, क्या, कि क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और एनआरवी। एनआरवी मतलब क्या, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब अगर उसको मार्केट में बेचने जाएंगे तो कितने में बिकेगा, ठीक है। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू क्या है, और कॉस्ट मतलब उसका हमें कितना कॉस्ट पड़ा था उस स्टॉक का, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा हम किस पे रिकॉर्ड करते हैं, एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, ठीक है, जो भी कम है। तो यहां पर बच्चों इस क्वेश्चन में कॉस्ट कितना है, देखो क्लोजिंग स्टॉक वॉज 88,000 एट कॉस्ट, तो कॉस्ट 88,000 है, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी दी हुई है, 84,000। इसमें से कौन सा वाला कम है, 84,000, मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है, तो हम अपनी बुक्स में ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक को 84,000 पे रिकॉर्ड करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको याद होगा हमने क्या पढ़ा था, प्रूडेंस प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जब पढ़े थे तब हमने एक प्रूडेंस नाम का प्रिंसिपल पढ़ा था, मतलब कि जो भी आपको लग रहा है कि फ्यूचर में, ठीक है, आपका खर्चा होने वाला है, उसको अभी ही बुक कर लो। तो उस प्रूडेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा एक नेगेटिव अप्रोच सेफ अप्रोच लेके चलते हैं कि अगर आपका कॉस्ट 88,000 आ रहा है और उसकी रियलाइजेबल वैल्यू 84,000 आ रही है, ठीक है, तो उसको कम वाले पे रिकॉर्ड कर लो, ये कहता है हमारा प्रूडेंस प्रिंसिपल, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पे बस आपका एक मेन पॉइंट है कि आपको क्लोजिंग स्टॉक वाला पॉइंट याद रखना है, बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो तो देख, ओपनिंग स्टॉक हमें कितना दिया है, 1.5 लाख रुपए, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1,50,000, ठीक है, डेबिट साइड में। चलिए, और डेबिट साइड में क्या आना चाहिए, परचेजेस। तो बच्चों कैश परचेजेस है 1,50,000, क्रेडिट परचेजेस है 9 लाख, ये लिखो पहले। तो आपका परचेजेस में आ जाएगा कैश परचेजेस 1,50,000, क्रेडिट परचेजेस 9 लाख, तो आपके टोटल परचेजेस बच्चों कितने की हो गई, 10,50,000 की, ठीक है। अब उन टोटल परचेजेस में से हमारे कितना परचेज रिटर्न हुआ, ये रहा 10,000 रुपये का रिटर्न आउटवर्ड, तो लेस रिटर्न आउटवर्ड कर दोगे तो आपका 10,50 में से 10,000 गया, तो आपकी नेट परचेजेस बच्चों कितनी आ गई, 10,40,000। सिंपल है, ठीक है। चलो अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या हुआ है देख लो जरा। आपका ये हुआ फ्रेट इनवर्ड 3,000, कैरेज इनवर्ड्स 3,000, ठीक है, ये दोनों देखो। तो फ्रेट इनवर्ड 3,000, कैरेज इनवर्ड 3,000, और कौन सा खर्चा हुआ, वेजेस एंड सैलरीज 4,000,
तो वेजेस एंड सैलरीज हमेशा ट्रेडिंग में आता है, कितना 4000। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो क्रेडिट साइड पे देखो क्या क्या आ जाएगा। कैश सेल्स 1,60,000, क्रेडिट सेल्स 11 लाख, तो टोटल सेल्स कितनी आ जाएंगी हमारी? कैश सेल्स 1,60,000, 11 लाख क्रेडिट सेल्स, तो टोटल सेल्स हो गई 12,60,000। उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर दो, तो ये रिटर्न इनवर्ट कितना हुआ है? 20,000। तो रिटर्न इनवर्ट 20,000 माइनस किया तो हमारी नेट सेल्स कितनी आ गई? 12,40,000। ठीक है, अब क्रेडिट साइड पे और क्या लिखना बचा है? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक वाज 88,000 एट कॉस्ट एंड एनआरवी कितनी थी? 84,000। तो हमने रूल के अकॉर्डिंग जो भी लेस है दैट इज 84,000, तो क्लोजिंग स्टॉक आप कितने से लिखोगे बच्चों? 84,000 से। आ रहा है समझ में? क्लियर है इतना? ये हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। चलो क्रेडिट साइड का टोटल देखो कितना आ रहा है? 13,24,000। ठीक है, तो 24 में से सारी चीज़ें माइनस करी तो आपका बैलेंसिंग फिगर बचा 1,24,000। तो ये आपका क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब आपका क्रेडिट दैट इज इनकम साइड इज ग्रेटर देन द एक्सपेंस साइड, तो आपका प्रॉफिट निकल गया 1,24,000 का। क्लियर है बच्चों? एंड यहाँ नीचे आप नोट लिख दीजिएगा, एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। इसीलिए हमने 84,000 को यहाँ पे कंसिडर किया है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये आपका हो गया बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 5। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम फॉलोइंग बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ फर्म एज ऑन 31 मार्च 2020 प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस है बच्चों, ये सारे अमाउंट्स उठा लिए गए हैं, इससे हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ठीक है, क्या क्या है? ओपनिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड। चलो करते जाते हैं एक के बाद एक। तो ओपनिंग स्टॉक 40,000 70,000 है। रॉ मटेरियल अभी हमने एग्जाम्पल देखा था बच्चों कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, क्या कि एक चॉकलेट बना रहे हैं। ठीक है, तो चॉकलेट बनाने के लिए हमें दूध, शुगर और कोकोआ ये सब लगता है, तो वो सब हमारे रॉ मटेरियल में हमारा जो पिछले साल का बच गया है वो हमारा इस साल का क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। और जो हमारी फिनिश गुड दैट बनी बनाई चॉकलेट्स बची हुई हैं पिछले साल जो नहीं बिक पाई, वो उसका भी ओपनिंग स्टॉक बचा है। तो ओपनिंग स्टॉक दो प्रकार के हो गए, रॉ मटेरियल वाले और फिनिश गुड्स वाले। ठीक है, तो ये आप ओपनिंग स्टॉक लिख लो 40,000 और 70,000, रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स। चलिए परचेजेज में 1,80,000 परचेजेज हो गई। परचेज रिटर्न दिया है, हाँ दिया है बच्चों। तो ये 5,000 माइनस कर दोगे आप परचेज में से, तो कितना आपका नेट परचेजेज आ गया? 1,75,000। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है देखो, और क्या क्या आएगा? खर्चा आएगा वेजेस 65,000 की, चलो लिख लो वेजेस 65,000। फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितने दिए हैं? 45,000, लिख लो 45,000। फैक्ट्री के खर्चे बच्चों इधर आते हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाते हैं। फ्रेट इनवर्ड्स, फ्रेट इनवर्ड आ जाएगा बच्चों 10,000 रुपये, लेकिन आउटवर्ड जो है फ्रेट ये वाला नहीं आएगा, फ्रेट आउटवर्ड नहीं आएगा। ये कहाँ जाएगा? पीएनएल में। क्यों? क्योंकि ये हमारा कौन सा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि हम जब गुड्स को सेल कर रहे हैं तब ये सब एक्सपेंस हो रहे हैं। गुड्स को बनाने में, प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में ये खर्चा नहीं हो रहा। चलिए क्लियर है इतना? अब क्रेडिट साइड पे देख लो क्या क्या आएगा। सेल्स आएगा 3,50,000, सेल्स रिटर्न आएगा 3,000, तो टोटल सेल्स नेट सेल्स कितना हो गया? 3,47,000। चलिए अब क्लोजिंग स्टॉक में क्या क्या बचा था देखो। रॉ मटेरियल बचा था, मतलब सपोज चॉकलेट का जो हमने सामान लिया था, दूध, शक्कर और ये सब कोकोआ, ये सब रॉ मटेरियल हमारा 35,000 का बचा था। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब आधी चॉकलेट बनी हुई रखी हुई थी, आधी बनी बनाई, वो हमारी 10,000 की पड़ी हुई थी, और 55,000 की हमारी पूरी चॉकलेट्स दैट इज फिनिश्ड गुड्स पड़े हुए थे। इस तरह से समझोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ये तीनों हमारे क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएंगे। तो 35,000 के रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक बचा है, 10,000 का जो ऑलरेडी आधा अधूरा प्रोडक्ट बना हुआ रखा है, और 55,000 का जो पूरा कंप्लीट फिनिश्ड गुड्स रेडी टू सेल आपका रखा हुआ है। क्लियर है? ये आपका पूरा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। चलो टोटल लगाओ। टोटल आपका क्रेडिट साइड का आया 4,47,000, उसमें से आपने सारे खर्चे माइनस किए, तो इनकम में से आपने सारा खर्चे माइनस जब किए तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया बच्चों? 42,000। ठीक है, जो आप पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे। क्लियर है? तो आपका बैलेंसिंग फिगर 42,000 आ गया। और यहाँ पे नोट लिख देना कि फ्रेट आउटवर्ड्स बीइंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ठीक है, तो फ्रेट आउटवर्ड जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए उसको हम P&L में दिखाएंगे। सिंपल है, चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर आपने आज इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेके इलस्ट्रेशन नंबर 6 तक सारे क्वेश्चंस डिटेल में देख लिए और हमने अच्छे से डिस्कस भी कर लिए। आई होप अब आपको ट्रेडिंग अकाउंट में थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम और क्वेश्चंस देखने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट के, तो आपको और ज़्यादा बेटर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं बच्चों, अगले वीडियो में बाकी की चीज़ें डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं, तब तक के लिए गुड।